तो चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो था वो रिलेशन देखे थे आपको, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप लोग को पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या आया था, थीटा इंटू ऑफ आर। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, और लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। तो आज अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली में बच्चों है क्या? तो आपको मैंने बताया जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यदि रिवॉल्व करेगी तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि यदि सर्कुलर पाथ पर यदि रिवॉल्व करती है तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे मानते हैं, टेंजेंशियल। तो ये सपोज यहाँ पर जब बॉडी है तो उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और ये सेंटर। जब यही बॉडी यहाँ पर जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो गई है, v1 से कितनी हो गई है, v2। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक में थीटा, टाइम लगा है t, इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है v1 से v2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो डेफिनेटली यदि वेलोसिटी में चेंज है मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो सही बात है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब अपन को वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। When the body revolves on a circular path, then the direction of velocity it is always tangential, right? And an acceleration work on a body whose direction is always radial and inwards is called centripetal acceleration. This centripetal acceleration is denoted by AC. AC से डिनोट करते हैं। तो अब हमको मालूम है एक्सेलरेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो मतलब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मॉड निकालना है तो आपको चेंज इन वेलोसिटी का मॉड निकालना पड़ेगा, इसका मॉड आ जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमको पहले निकालना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आपको मैंने सिखाया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर आपको देखिए, अब आपको जरूरत पड़ गई वेक्टर्स में, जो आपने सीखा था ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसी की हेल्प से डायग्राम मेथड से ही आप एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे। तो मान लीजिए सपोज ये जो बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है v बार कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और विदाउट बार लिखता हूं तो क्या जाएगा, स्पीड, क्योंकि स्पीड स्केलर है ना तो उस पर बार थोड़ी लगेगा। ये जो वेलोसिटी अपन बोल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू स्पीड। केवल वेलोसिटी के पास एक्स्ट्रा क्या होता है, डायरेक्शन। मतलब यहां भी v1 का मॉड क्या होगा, v, और v2 का मॉड भी क्या होगा, v। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर से रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। केवल उसके पास में डायरेक्शन क्या रहेगा, ये मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, इक्वल टू ऑफ स्पीड। तो अब यहां पर चूंकि मैंने यहां बोर्ड दिख रहा है बच्चों को, तो अपन को नेक्स्ट देखना है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखो बच्चों, ये एक्चुअली में v2 ये v1, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आपको v2 बार माइनस v1 बार फाइंड करना पड़ेगा। अब v2 बार आप देखो यहाँ वेक्टर में ऐसा है,
एरो ऐसा है V2 बार माइनस V1 बार, देखो ऐसा है, तो ये V1 बार हो गया। मतलब हमने V2 बार का भी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, लाइक वेक्टर, माइनस फिर V1 बार का। अब हम, जैसे मैंने आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखा है, उसकी हेल्प लीजिएगा तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है। इस वक्त जब बॉडी यहां पर तो वेलोसिटी ऐसी है, और जब यहां पर है तो वेलोसिटी ऐसी है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहती है ना, तो जब भी बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा। पॉइंट ए पर आएगी तो वेलोसिटी टेंजेंशियल मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन, और जब यहां पर आएगी तो टेंजेंशियल मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये सब कुछ टी टाइम में हुआ है। बॉडी ए से बी तक पहुंची कितने टाइम में? टी टाइम में। उसको बोलो यार यहां देखने को, बॉडी ए से बी तक पहुंची है टी टाइम में। यहां पर वेलोसिटी v1 और यहां पर v2। तो फिर इस कंडीशन में v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1। अब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आप जानते हैं। फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर v2, माइनस साइन को यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां क्या जाएगा? प्लस। जैसे ही यहां माइनस जाएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, माइनस v1। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा v2 माइनस v1। राइट हैंड साइड पर देखो, इस v2 और v1 को ऐड कर रहे हो तो क्या करोगे आप? फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे v2 बार। फिर सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करोगे। सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखोगे? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, तो ऐसा आएगा। इसको क्या बोल रहे हैं आप? माइनस ऑफ v1। और दोनों वेक्टर्स को चूंकि ऐड कर रहे हो तो ऐड कहां से कहां करते हो? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड, ऐसा। तो इसका मतलब है, इसको आप क्या बोलोगे? v2 प्लस माइनस v1। सही मायने में ये क्या हो गया? v2 माइनस v1 आ गया। मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी। इस वेक्टर को यदि यहां पर ड्रॉ कर देते तो डायरेक्शन किस तरफ दिखता है? टुवर्ड्स सेंटर। अब हमको इसकी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या फाइंड करने के लिए? एक्सेलरेशन। मैंने अभी समझा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो आप समझो, मैंने आपको बताया था ये पहले ए पर है और बी पर गया, यहां से ए से बी पर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। मतलब ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल थीटा है। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। इन दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स जो होंगे, इसके परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? ये टेंजेंट, और इसका परपेंडिकुलर ये टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है ना, तो कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा होता है। मतलब यदि OA और OB के बीच का एंगल थीटा है तो V1 और V2 के बीच का एंगल भी थीटा होगा। आप प्रूफ कर सकते हो। देखो, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड, इनके बीच का एंगल थीटा। तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस, तो 1 की परपेंडिकुलर बोलोगे तो 1 डैश, और 2 की परपेंडिकुलर मतलब 2 डैश। तो यदि 1 और 2 के बीच का एंगल थीटा है तो इनकी परपेंडिकुलर 1 की परपेंडिकुलर 1 डैश और 2 की परपेंडिकुलर 2 डैश, इनके बीच का एंगल ये भी थीटा होगा। आप मत मानिए, आप x ले लीजिए, इस एंगल को y ले लीजिए, और 2 डैश जो है वो 2 पर परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना होगा? 90। अब इस ट्रायंगल में देखो, तीनों एंगल का समीशन, तो देखो ये 1 और 2 इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर, तो 1 का परपेंडिकुलर क्या हुआ? 1 डैश, और 2 का परपेंडिकुलर 2 डैश। इनके बीच का एंगल भी मैं बोल रहा हूँ 90 थीटा ही होगा। मैंने बोला मत मानिए, आप x ले लीजिए, चलिए इसको y ले लीजिए। ये तो परपेंडिकुलर, तो ये तो एंगल 90 होगा। अभी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का समीशन कितना होगा? 180।
थीटा प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप 180। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का समीशन कितना होता है 180। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको ट्रांसफर करो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो y की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस थीटा। और 1 डैश जो है वो 1 पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 90। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 90, लेकिन उसमें से तो y की वैल्यू आप निकाल चुके हो 90 माइनस थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 90 क्या हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू थीटा। प्रूफ हो गया। कभी भी टू लाइंस के बीच के एंगल यदि थीटा हो तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं इनके बीच का एंगल भी थीटा होता है, राइट। टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल थीटा होता है। तो जैसा मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया है, इसके बेसिस पर आप देख लीजिए, फिर जब OA और OB के बीच का एंगल थीटा है तो इनकी परपेंडिकुलर V1 और V2 है, मतलब V1 और V2 के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए थीटा। तो अब यहां पर आप देखो V1 क्या है, V1 का डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है ये माइनस V1 है, तो प्लस V1 तो ऐसा होगा ना, ये डायरेक्शन किसका होगा V1 का, और V2 का डायरेक्शन कैसा है ऐसा है, तो V1 और V2 के बीच का एंगल क्या है थीटा। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। भाई V1 और V2 के बीच का एंगल थीटा क्यों होगा, मैंने रीजन बताया, क्योंकि OA और OB के बीच का एंगल थीटा है। ये थीटा एक्चुअली में है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी A से B पर मूव करी है टी टाइम में, तो उसने कितना एंगल इंटरसेप्ट किया थीटा, दिस इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये एंगल थीटा है तो V1 और V2 के बीच का एंगल थीटा होगा, तो V1 और V2 के बीच का एंगल थीटा, तो फिर इसका अपोजिट ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो हमको क्लियर है सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल आप ले लीजिए थीटा, और आर्क का मतलब ये लेंथ, ये लेंथ का मतलब क्या हो गया मॉड ऑफ V2 माइनस V1, और रेडियस का मतलब या तो ये और या तो ये, और वाकई में V2 और ये V1 इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मैं आपको समझा ही रहा हूं, वेलोसिटी V1 V2 आप बोल रहे हो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हकीकत में तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं इक्वल। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी स्पीड क्या हुई कांस्टेंट, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ कांस्टेंट। वो तो वेलोसिटी चेंज अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार क्या बदल रहा है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल रहा है। यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40 है, केवल डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा और यहाँ डायरेक्शन ऐसा, और चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में भले मैग्नीट्यूड सेम है पर चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी क्या माना जाएगा चेंज। तो ये दोनों इक्वल हैं, और इन दोनों का मॉड ऑफ माइनस V1 या फिर मॉड ऑफ V2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए V इक्वल टू स्पीड। तो हम लोग यहाँ रेडियस जो अपन बोल रहे हैं ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या तो ये या ये मैग्नीट्यूड या फिर ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह पर अपन रख सकते हैं V। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको थीटा इंटू ऑफ V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि इसको डिवाइडेड बाय T कर दें और इस राइट हैंड साइड पे भी डिवाइडेड बाय T कर दें, तो ये जो क्वांटिटी लिखी है क्या लिखा है एक्सेलरेशन, इसी को तो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर क्या आएगा ये AC, और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा थीटा अपॉन T क्या होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां जाएगा ओमेगा इंटू ऑफ V। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया V इंटू ओमेगा।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज है, मैंने आपको डिराइव करवाया था, रिलेशन डिराइव कराया था पिछली क्लास में, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां पर यदि आप चाहो तो v की जगह लिख सकते हो ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये मिल गया। या फिर ओमेगा इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, ये तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाय आर। यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ए सी इज इक्वल टू वी बाय आर स्क्वायर इंटू ऑफ आर। तो ए सी इज इक्वल टू जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो ए सी का फॉर्मूला मिल गया वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब सही मायने में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आपको तीन फॉर्मूले मिल रहे हैं। एक फॉर्मूला मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा, एक फॉर्मूला मिल रहा है आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक फॉर्मूला मिल रहा है वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेना चाहिए। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर, वहां बोर्ड कवर नहीं हो रहा है बच्चों का, कोई बात नहीं, चलो इतना कर देते हैं। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है कांस्टेंट स्पीड से, तब उसके मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द बॉडी रिवॉल्व्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भले ही स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी का बार बार क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या हुई, वेरिएबल। वेलोसिटी में यदि चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन हमेशा किस तरह होता है, टुवर्ड्स सेंटर। अब उसका अपन ने डेरिवेशन भी डिराइव किया तो ये आया है, और ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है इसमें तीनों फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए, एक वी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है अब इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उस पर हमेशा एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, उसको अपन बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने तीन फॉर्मूले डिराइव करवाए हैं, तो तीनों फॉर्मूले बोलो जरा। ए सी इज इक्वल टू बोलो वी ओमेगा, नेक्स्ट बोलो ओमेगा स्क्वायर आर, और थर्ड बोलो वी स्क्वायर बाय आर। देखो, जहां एक्सेलरेशन होता है वहां क्या होता है, फोर्स। तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और मान लीजिए उसका मास है m, उस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है टुवर्ड सेंटर, तो फोर्स भी लगेगा जिसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो जो हम लोग फोर्स बोल रहे हैं वो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ऑफ ए सी, और इसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, रेडियल एंड इनवर्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। तो कितना होगा, इसको भी अपन एफ सी से डिनोट करते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू m इंटू, जब ए सी के तीन फॉर्मूले तो एफ सी के भी तीन होंगे, तो पहला तो यहाँ रख दो, तो m इंटू वी इंटू ओमेगा, सेकेंड हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, और थर्ड हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स के भी तीन फॉर्मूले होते हैं, m v ओमेगा, m v स्क्वायर बाय आर, और थर्ड m ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी कैसा होता है, रेडियल एंड इनवर्ट्स, रेडियस के डायरेक्शन में और किस तरफ, इनवर्ट्स। इनवर्ट्स का मतलब टुवर्ड्स सेंटर, राइट। अब इसके एप्लीकेशंस आपको देखने हैं, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एप्लीकेशन 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 ऑफ
FC। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो रिवॉल्व ही तब करेगी जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगी। और ये फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स जो है बॉडी पर लगता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो देखो डिफरेंट एग्जांपल्स में बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल देखो आप, कि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हो। मैं बोल रहा ना, पूरी दुनिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स जो बना है वो समझो कैसे बना है। आप बोलते हो एटम से बना है, पर आप देखो एटम कैसे बना है। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? तो एक्चुअली में होता ये है, मतलब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग दे रहा हूँ, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो आप समझिएगा ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए एटम का एटॉमिक नंबर n है, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? n। तो n हो गया। और प्रोटॉन पर क्या होता है? कौन सा चार्ज होता है? प्लस e। इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है लेकिन माइनस e। और e का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब यहां पर अंदर प्रोटॉन है, n प्रोटॉन है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? प्लस Ne। प्लस Ne। एक प्रोटॉन पर चार्ज मैं बता रहा हूं प्लस e, टोटल n है तो n इंटू ई। अब इस न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है और चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस पर चार्ज है माइनस ई। होता ये है कि जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन को तो जाकर कहां पर? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। भाई आप देखते तो हो, प्लास्टिक स्केल को आप हेयर से रब करते तो चार्ज हो जाती है। टेबल पर आपने पेपर पीस रखा था तो पास में लेगा तो उसको अट्रैक्ट किया था ना, उसने पेपर पीस से तो खींच लिया था स्केल ने। वैसा ही यहां पर न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है उसको? जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है? फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, और इसको इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने के लिए भी कितना चाहिए? 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर तो ये 10 इलेक्ट्रिक फोर्स बचा ही नहीं, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा और इस न्यूक्लियस पर नहीं पहुंचेगा। तो एक्चुअली में यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है? रिवॉल्विंग बॉडी पर। यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कितना फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यह भी आपने डेराइव किया, mv²/r। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग 12th में देखोगे या पहले भी देखा होगा शायद आपने, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। व्हाट इज Q1? चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी। यह फर्स्ट बॉडी क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? Ne। सेकेंड बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आना चाहिए, जब वैल्यू रखोगे m, एक r तो कैंसिल हो गया, तो m इंटू v² इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की जगह जाएगा Ne,
किस पर चार्ज, न्यूक्लियस पर, इनटू Q2 की जगह क्या जाएगा E, माइनस साइन नहीं रखते अपन, बताते हैं फोर्स के लिए कि केवल ये एक्चुअली में अट्रैक्शन होगा, और अपॉन R ये। तो यदि आपको पूछा जाए R की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू n इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू ऑफ v स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹ n इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू r। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा आप बता सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने एक बात की, इसी चीज को मैं ऐसा ही बोल सकता था कि मान लीजिए ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान लीजिए मैंने v स्क्वायर की, v की वैल्यू v स्क्वायर, तो क्या बोलोगे आप 9 इंटू 10⁹ इंटू n इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू r, किया जाएगा। देख रहे हो आप, m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट ओवर 9 इंटू 10⁹ n इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू r। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका आपको रेडियस पता है, तो किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। केवल आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड ई, तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है 9 इंटू 10⁻31 kg, और r यदि आपको पता है तो आप v निकाल सकते हो। मतलब इसमें देखो आप, ये सब कांस्टेंट, जो v इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट r। इसका मतलब r की वैल्यू जितनी कम रहेगी v की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, मैक्सिमम, और लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, मिनिमम। जितना रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। क्लियर? तो बच्चे कॉपी कर लो। फर्स्ट एप्लीकेशन, अभी बहुत सारी एप्लीकेशन में बता रहा हूं इसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। बच्चों यहाँ पर जो अपन एप्लीकेशन देख रहे थे ना, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन थी रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। इसको आप यहाँ पर हेडिंग कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ या अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, तो आपको मालूम है सारे प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? तो सन के अराउंड यदि उनको रिवॉल्व करना है तो उनको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेंगे। तो सेकंड में बोलूं आपको, एप्लीकेशन रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन या रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए ये सन है और आपको मालूम है सन के अराउंड अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, या प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन का अपना मास होगा ना, कैपिटल एम, और अर्थ का अपना मास है, स्मॉल एम। स्वाभाविक है कि कभी भी सन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ भी सन को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इफेक्ट हमेशा कौन सी बॉडी पर होता है, लाइट बॉडी पर। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उसके फादर, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं इक्वल फोर्स से, लेकिन इफेक्ट किसको पड़ेगा, बच्चे को। जो लाइट बॉडी होती है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए
इस फोर्स की वजह से अर्थ जो है उसको गिरकर कहां पहुंच जाना चाहिए, सन पर, लेकिन नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है जिस पाथ में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पर। तो यहां पर अर्थ पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू ऑफ एफ जी। व्हाट इज एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने पूछा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है एम वी स्क्वायर बाय आर। किस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, रिवॉल्विंग बॉडी पर। यहां पर रिवॉल्विंग बॉडी, यहां पर क्या ले रहे हैं अपन, अर्थ, तो यहां पर जाएगा एम वी स्क्वायर बाय अर्थ। व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और एफ जी क्या होना चाहिए, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना, जी इंटू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल, और एक आर ये कैंसिल, तो v इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर जी एम बाय आर। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करती है उसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। इसलिए यहां पर आप हेडिंग कर सकते हो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट। जितने क्लोज में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी वेलोसिटी हाई होगी, मतलब उतनी फास्ट वो रिवॉल्व करेगा जल्दी जल्दी सन का। और जितने दूर ऑर्बिट होगा, जो प्लैनेट जितने ज़्यादा दूर होगा, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, राइट। तो इस पे आप हेडिंग दे सकते थे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट। यहां पर व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ सन, व्हाट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। हालांकि अभी अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे सैटेलाइट के लिए, क्योंकि अपन बोलो प्लैनेट के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट्स, उनकी स्पीड निकालना है, इसी फॉर्मूले से निकलेगी। पर अब कैपिटल एम बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर यहां पर सन की जगह क्या जाएगा, अर्थ। तो व्हाट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या हो जाएगा फिर, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा फिर, और आर जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ, ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बच्चों, ये सेकंड एप्लीकेशन देखिए। थर्ड एप्लीकेशन देखो, मोशन और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट टर्निंग, या वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट एट टर्निंग, ऐसा भी बोल सकते हो आप। टर्निंग पर आप देखो, टर्न होते हो, ये टर्निंग है, आप लोग ऐसा मुड़ते हो ना, बहुत हाई स्पीड से आप मुड़ रहे हो, और मान लीजिए इस टर्निंग का रेडियस कितना है, आर। तो स्वाभाविक है आपको टर्न करने के लिए रिक्वायर्ड है क्या, सेंट्रीपिटल। मैंने बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। तो अब कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आपके टायर और रोड के बीच में ऑलरेडी क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो इस वक्त यदि अपन बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल है। हम लोग यहां बोल सकते हैं स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट एट टर्निंग, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट एट टर्निंग, यह हेडिंग कर सकते हैं इसको अपन। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बोलो, यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा
रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला वही होगा mv²/r। व्हाट इज m? मास ऑफ ए रिवॉल्विंग बॉडी। रिवॉल्विंग बॉडी कौन है? साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट मतलब उसका मास और उसकी साइकिल का मास सब मिलाकर। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल या साइकिल। r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और यहां पर इज इक्वल टू ये जो फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा एक और चीज, यहां पर जब अपन ऐसा करते ना तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है आपको कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग। तो हमेशा एक चीज याद रखो, डोनर हमेशा बड़ा रहता है और एक्सेप्टर हमेशा छोटा। आप रोड से जाते हो, रोड के किनारे कोई भिखारी बैठा हुआ है ना, आपको दया आ रही है, रोज उसको 1 रुपए देते हुए जा रहे हो, आप डोनर हैं, आप वो एक्सेप्टर है। कभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप वहां से निकल रहे हैं, उसको आप 1 रुपए दे रहे हो, उसने गुस्से में हमको नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, बाजू में अपनी वो, आप तो रोज साइड से निकल रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, वो पता चला वहां पर साइड में कार रखा हुआ था, बोलता है हमको नहीं चाहिए 1 रुपए, कल ही खरीदे कार। तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये तो कार है, अभी भी साइकिल से जा रहा हूँ। तो हमेशा डोनर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और एक्सेप्टर क्या होना चाहिए? छोटा। ये जनरल रूल है। यहां पर डोनर कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेप्टर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है सेफ टर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको बड़ा होना चाहिए, या इक्वल तक भी बात चलेगी, इक्वल तक भी चलेगी। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किससे? फ्रिक्शन फोर्स। ये F से। अभी थोड़ा सा मैं तुम लोग को आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन चैप्टर आएगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन F जो होता है वो होता है म्यू इंटू आर के इक्वल। यहाँ म्यू को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो बॉडी जैसे टायर है और रोड, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, रफनेस पर डिपेंड करता है। और यहाँ आर को अपन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अभी फिलहाल ये नॉर्मल रिएक्शन आप मान लीजिए वेट के इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप बैठे हैं, तो आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी आपके ऊपर इतनी ही फोर्स ऊपर लगा रही है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसलिए ना तो आप नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। पर मान लीजिए आप जिस फ्लोर पर, आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे ना, ये फ्लोर जो है वो कंक्रीट का है, इसमें इतनी ताकत है कि आपके ऊपर उतना फोर्स लगा रही है जितना आपका वेट है। पर मान लीजिए इस फ्लोर को मैं यहाँ से अलग कर दूं, कंक्रीट का ना होकर पतला गत्ते का होता ना, उसका फ्लोर बना दिया जाए और क्रेन से आप लोग की शर्ट में ऐसा हुक फंसा के धीरे से क्रेन से इस पर छोड़ा जाए। जैसे ही आपको छोड़ेंगे गत्ता फट जाएगा, आप नीचे पहुंच जाओगे, गत्ता फट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वेट जो है वो इफेक्टिव हो गया और गत्ते में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके ऊपर उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाया। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बात करें तो आर जो है भी फिलहाल याद कर लो, और मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये वेट के इक्वल होता है mg। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो mv²/r लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए म्यू इंटू एम इंटू जी के। ये mm क्या हो गया? कैंसिल। तो v² लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए म्यू इंटू आर इंटू जी के। इसका मतलब सेफ टर्निंग के लिए जरूरी है कि v की वैल्यू लेस देन या इक्वल होना चाहिए किसका? √ओवर म्यू इंटू आर इंटू जी के। मतलब कभी भी आप टर्निंग पर टर्न करते तो आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? इस वैल्यू से कम या इक्वल तक भी चलेगा। लेकिन यदि इस वैल्यू को आपने एक्सीड किया तो स्लिप हो जाओगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। उस टर्निंग पर म्यू की क्या वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए टर्निंग का, और जी की वैल्यू। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू गिवन रहती है। इसलिए कभी भी देखो आप
हाईवे पर जब आप जाते हो जहाँ पर बहुत शार्प टर्निंग रहती है, वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है और बोर्ड पर लिखा रहता है मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं, जो वर्स्ट कंडीशन होती है टायर की और रोड की, उस कंडीशन में म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको यहाँ रखते हैं। जो टर्निंग है उसका रेडियस मेज़र करते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उससे रेडियस मेज़र कर लेते हैं और जी को, और इन सबको सब्स्टिट्यूट करके वी की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए वी की वैल्यू कितनी आ गई, फॉर एग्जाम्पल 40 आ गई या 50 आ गई, मतलब उस टर्निंग पर मैक्सिमम स्पीड वो चाहते हैं 50, तो भी वो बोर्ड लगा देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर का। 10 किलोमीटर बचा के रखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कई लोग नहीं बात मानते हैं, अरे लगा होगा फालतू बोर्ड, हम तो 40 से ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। तो 40 से ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो तो भी उन्हें 10 किलोमीटर तक की और सेफ्टी रखी है। लेकिन कई और मान रहते हैं, अरे ये 40 का बोर्ड लगा, देखो मैं 80 से निकल के बताऊंगा, तो उनने तो वो जो सेफ्टी है उसको भी क्रॉस कर दिया। तो फिर इसीलिए आपको वो रोड पर नहीं, कई जगह पर ट्रक पलटे हुए मिलते हैं, लोग बाग जो है वो फिसले हुए मिलते हैं, एक्सीडेंट्स जो दिखते हैं। उनने क्या किया है एक्चुअली में, जो वहाँ पर बोर्ड की जो वहाँ पर उनको आइडियल कंडीशन दी गई थी उससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड को क्रॉस कर लिया है। उनने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, इंजीनियर्स की बात नहीं मानी, टर्निंग पर जो एक्चुअली में फॉर्मूले बने हैं उनसे स्पीड निकली हुई है उसको नहीं माना, और उससे कई जो उन लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी क्रॉस कर दिया। तो फिर अब भैया क्या कर सकते हैं। तो आपको टर्निंग पर नहीं कई ट्रक रक पलटे हुए मिलते हैं, उसका रीज़न ये है कि ये हो गया। अच्छा एक और चीज़ सोचो, ये मैक्सिमम ये यदि इक्वल करोगे, लेस होना चाहिए इक्वल, इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू ऑफ रूट ओवर म्यू आर जी। और आपको एक और चीज़ देखो, यदि बहुत स्पीड से आप निकल रहे हो तो v की वैल्यू बढ़ेगी ना, v की वैल्यू बढ़ने से v स्क्वायर बढ़ेगा ना, इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स बढ़ेगा, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अब आप वहाँ पर इतनी टर्निंग है, जो जरूरी रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू आ रही है 20, और आप गाड़ी जो चला रहे हो वो 10 साल पहले जो टायर थे उस वाले टायर में जो घिस गए, जिसमें फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शन ही नहीं है, उस वाली से जाओगे तो कहाँ से वो प्रोवाइड करेगा। उस फ्रिक्शन में इतनी दम ही नहीं है कि जितना आपको सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर दे, तो आपका तो स्लिप होना तय है, राइट। तो देखो आप सेफ टर्निंग के लिए हमेशा सेंटीपिटल फोर्स कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, रिक्वायर्ड हाँ फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। इसीलिए कम वेलोसिटी से आप निकलिए, सेफ रहेंगे। टर्निंग पर हमेशा स्पीड कम कर दीजिए, स्पीड कम करने से क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम रहेगा तो फ्रिक्शन इजीली प्रोवाइड कर देगा। भाई कोई चीज़ यदि आपके पास 100 रुपये हैं और कोई आपसे 100 रुपये मांग रहा है तो आप दे सकते हो, लेकिन अब है ही आपके पास 100 रुपये और वो 200 मांग रहा है, कहाँ से दे दोगे। तो फ्रिक्शन जो है वो डोनर है, उसमें इतनी दम ही नहीं है कि वो इतना, जितना बहुत हाई स्पीड से आप निकाल रहे हो, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स बढ़ गया, वो कहाँ से दे देगा, नहीं दे पाएगा, स्लिप हो जाओगे, राइट। अभी और मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशंस, कॉपी कर लीजिए आप लोग।